Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Physics Work and Energy Part 2. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कितना तक किया था? हम लोगों ने कंप्लीट किया था टिल पेज नंबर 134, जहाँ पे फोर्स और वर्क डन के बीच में एक एंगल याद है, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा अप्लाई किया था, cos थीटा sin थीटा कुछ बोला था. ठीक है, इफ यू हैवंट चेक दैट वीडियो आई विल पुट इट हियर, यू चेक इट. ओके, नाउ आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 34 निकालो, 134 निकालो. वहां पे लास्ट देखो टॉपिक ब्लू कलर से लिखा है, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, क्या लिखा? वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स राइट एंगल. राइट एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन. और अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट अगर उन दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा? ठीक है, याद रखना, when the displacement of a body is perpendicular to the direction of force, no work is done. मतलब work done क्या होगा? जीरो होगा. सपोज इसको समझाने के लिए एक सोचो, तुम एक आदमी है, ठीक है, this is a man. Suppose he is holding suitcase in his head. कूली जो होता है, सपोज उसने कोई काम नहीं किया, क्या किया? सूटकेस मतलब सर पे लेके खड़ा हुआ है, ठीक है. और यू कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग बुक्स. तुमने बहुत बुक्स लिया, आर्टिशन में 2-3 लेके ऐसे लेके खड़े रहो, तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद यू विल फील टायर्ड, राइट? बिकॉज यू आर स्टैंडिंग, राइट? उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर वेट है. बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स तुम्हारा वर्क डन क्या है? जीरो है. मतलब इफ द मैन इज होल्डिंग ऑल द लगेजेस इन हिज हेड बट ही इज स्टैंडिंग, तो क्या होगा? इसका वर्क डन क्या है? जीरो है. व्हाई? बिकॉज देखो फोर्स क्या है यहाँ पे, इन सब चीजों का वेट ही है. तो वेट कहाँ पे हो रहा है? वेट है तुम्हारा फोर्स, ठीक है, वो नीचे डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. और ऑब्जेक्ट अगर वो इंसान मूव नहीं कर रहा है, मतलब क्या है? उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, राइट? डिस्प्लेसमेंट पोजीशन किस तरफ है? आइदर इस तरफ जाएगा आदमी या फिर इस तरफ जाएगा, बट ही इज स्टैंडिंग, राइट? मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है. तो क्या है? ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या है? एंगल है 90 डिग्री, ठीक है. और मैंने उस दिन एक चार्ट बताया था ना cos का, तो cos 90 का वैल्यू क्या है? 0. तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू Fs cos थीटा या फिर F cos थीटा इनटू S था ना. तो फोर्स इनटू cos 90 अगर बिठाओगे, इनटू अगर डिस्प्लेसमेंट करोगे, तो क्या है? अल्टीमेटली cos 90 इज 0. सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? सब में मल्टीप्लाइड बाय 0 मतलब 0 होगा, वर्क डन 0 होगा. तो समझ में आया? वर्क डन कौन सा सिचुएशन में 0 होगा? जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 90 डिग्री होगा, ठीक है. तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0. वर्क डन 0 होगा. ये है एक सिचुएशन. और एक सिचुएशन क्या है? देखो, वर्क डन ऑन ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज आल्सो 0. मतलब अगर सोचो ये सन है, ठीक है, इफ दिस इज सन, ओके. सन के चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स घूमता रहता है इन ए सर्कुलर पाथ, राइट? सपोज ये है उसका ऑर्बिट, सपोज ये मान लो अर्थ ही है, ठीक है. सपोज दिस ब्लू कलर इज योर अर्थ. नाउ इफ द अर्थ इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मैंने बोला था ना ग्रेविटेशन चैप्टर में कि तुमने अगर एक सपोज थ्रेड के साथ एक क्या है, पत्थर को अगर लगा के ऐसे घुमाया, एंड इफ यू लीव इट एट एनी पॉइंट इट विल गो स्ट्रेट परपेंडिकुलर. मतलब क्या है? ये है फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि बाहर की तरफ जो निकल जाएगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, अंदर की तरफ जो खींचेगा दैट इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स. और सॉरी, यहाँ पे तो फोर्स नहीं होगा. फोर्स कहाँ पे होगा? अंदर की तरफ, इनवर्ड फोर्स, ठीक है, वो हमेशा इनवर्ड होगा. अगर इस पॉइंट पे कंसीडर करते हो, सपोज ये है, so this is the inward force, that is centripetal force, right? और तुम अगर कोई पॉइंट पे छोड़ोगे तो वो ऐसे निकल जाएगा, that means this is the direction of displacement. अभी देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? ये कितना एंगल बना? ये कितना एंगल बना? This forms 90 डिग्री. मतलब क्या है? इसका वर्क डन क्या है? 0 है, ठीक है. तो कोई तुम भारी चीज लेके खड़े रहो या फिर कोई चीज अगर घूम रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, तो क्या होगा? दोनों में ही वर्क डन 0 होगा. क्यों? बिकॉज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, एंड दैट इज व्हाई
द वर्क डन इज 0। ठीक है, मतलब आज तुमने एक नया चीज सीखा। क्या सीखा? ये जो अर्थ चारों तरफ घूमता है, ठीक है, किसका? सन का। सो अर्थ का वर्क डन 0 है, इतना काम कर रहा है, इतना घूम रहा है वो, बट स्टिल इज वर्क डन इज 0। ठीक है, शॉक्ड? यही साइंस है। ठीक है, और तुम अगर मून का बात सोचो या फिर कोई भी सैटेलाइट का सोचो, सैटेलाइट क्या करता है? प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है, तो वो जो घूम रहा है, इतना काम कर रहा है, लेकिन उसका भी वर्क डन क्या है? 0। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में घूमे, इट मेक्स एंगल 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है, तो दोनों में हमेशा कितना होगा एंगल? 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? जो अंदर की तरफ खींचता है, दैट इज सेंटीपिटल, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। ओके, सो इन बोथ द केसेस तुम क्या बोलोगे कि वर्क डन 0 है। ठीक है, समझ में आया था? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या है? सपोज यू आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये तुमने फुटबॉल है तुम्हारा ये, ठीक है, तुमने इसको किक किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बॉल भी किस तरफ जाएगा? इसी तरफ जाएगा, राइट? ये है तुम्हारा किक मतलब फोर्स है, और ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट मतलब सेम डायरेक्शन में, तब वो क्या है? पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, बट कंसीडर तुमने इस तरफ किक किया, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पे होगा? ऑब्जेक्ट तो इस तरफ ही मूव करेगा, डिस्टेंस इस तरफ ही होगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। इसीलिए साइकिल चलाने के बाद पेडलिंग स्टॉप कर दोगे तो थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? तुमने किक किया इस तरफ, ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस तरफ, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स क्या होगा? ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। सो ये शायद बोला नहीं था कि अगर, लेकिन वर्क डन मतलब अगर दोनों के बीच में एंगल अगर 180 डिग्री है, तो cos ऑफ 180 डिग्री कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट वर्क डन क्या आएगा? इसमें नेगेटिव आएगा। तो याद रखना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, तो क्या होगा? उसको नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव वर्क डन, अगर 90 डिग्री में है तो 0 वर्क डन, और अगर ऐसे पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में है 180 डिग्री, तो क्या होगा? वो नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का फिर से फॉर्मूला क्या था? F cos थीटा इनटू S। तो F इनटू cos थीटा मतलब cos 180 डिग्री इनटू S। तो 180 डिग्री मतलब क्या है? -1, तो -1 इनटू Fs क्या होगा? -Fs। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया -Fs। तो ये क्या बोलेगा? इसको हम लोग नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, जो पहला क्लास में किया था पार्ट 1 में, सब कुछ पॉजिटिव वर्क डन में किया था, कंसीडरिंग फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही था। ठीक है, तो इससे हम लोग तीन कंक्लूजन आता है कि 3 काइंड्स ऑफ वर्क डन आते हैं। वन इज योर पॉजिटिव वर्क डन, मतलब तुम ये है, तुम ये हो, तुमने फुटबॉल को किक किया, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ और तुमने इस तरफ किक किया, किक मारा मतलब फोर्स भी इस तरफ, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो वो होगा पॉजिटिव वर्क डन। अगर तुमने फोर्स किक किया तो इस तरफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉल का इस तरफ, लेकिन फ्रिक्शन क्या कर रहा है? उल्टा से एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हो गया तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, और 0 वर्क डन कितना होगा? जब फोर्स ये है डिस्प्लेस, ये है फोर्स और ये है सपोज डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इफ इट इज 90 डिग्री, तब क्या बोलेंगे उसको? 0 वर्क डन। ठीक है, इज दैट क्लियर? नोट इट डाउन। बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट, एक चीज मैंने बोलना भूल गया था। देखो, तुम पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन कैसे बोलोगे? सिंपल सा एक एग्जांपल है। सपोज तुमने कोई चीज, एक चीज हमने किया था कि अगेंस्ट द ग्रेविटी होने से क्या होता है? वो नेगेटिव वर्क डन होता है। तो सपोज तुमने एक बॉल को या फिर मार्कर को ऐसे ऊपर फेंका, ठीक है, तो जो ऊपर गया तुम्हारा फोर्स की वजह से वो ऊपर गया, मतलब क्या है? अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा कहा किस तरफ काम करता है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो व्हेन यू थ्रो इट अपवर्ड,
जब वो ऊपर उठा मतलब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, तो सच वर्क डन इज अ नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। और तुमने जब उठाया उसको, वो क्या आएगा, नीचे तो आएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, सो वो जब नीचे आएगा सो दैट इज अ पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। जो वर्क डन एसोसिएट होगा डाउन मतलब डाउनवर्ड फोर्स के लिए, तो वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो ये है पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी, ठीक है। वर्क डन के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, अभी आते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। देखो ये बहुत स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि एनर्जी और वर्क डन सेम ही चीज है, बट दे आर नॉट द सेम थिंग, राइट। मतलब कितना तुम वर्क डन कर सकते हो उतना ही तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम होगा। सपोज तुमने आज कैसे बोलूं तुमको, तुमने आज सपोज बहुत काम किया, मतलब यू हैव डन वर्क, तो तुम्हारा जितना वर्क डन करोगे उतना एनर्जी कंज्यूम होगा कि नहीं। तुम सोचो, तुमने पेट भरती खाना खाया, एक दिन तुमने कुछ काम नहीं किया, तब तुमको 2-2.5 घंटे बाद या फिर 3 घंटे बाद भूख लगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन आवर बॉडी। लेकिन तुमने वही खाना खा के अगर कोई बहुत मतलब मेहनत वाला काम किया, दौड़ा भागा, बहुत मूवमेंट किया, तब क्या होगा, तुम्हारा भूख जल्दी लगेगा कि नहीं, ऑब्वियसली। मतलब जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा तुम्हारा बॉडी से, ठीक है। तो एबिलिटी टू डू वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लो। सपोज मैंने एक लॉग ऑफ वुड है, उसको काटना है x, ठीक है। x मतलब वो x नहीं, हाँ x, AXE x, ओके, नॉट EX। तो x से जब काटना है तो क्या करोगे तुम, ऐसे लॉग ऑफ वुड को नीचे रखा है और अगर x नीचे गिरा है, ठीक है, तो वो क्या काटेगा लॉग ऑफ वुड को, नहीं काटेगा ना, ऑब्वियसली। यू हैव टू रेज इट टू अ सर्टेन हाइट, देन ओनली यू कैन अप्लाई। तो ऐसा बात है कि जब तुम उसको ऊपर उठाते हो, व्हेन यू टेक द x इनटू मतलब इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एज इट इंक्रीजेस द हाइट, इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। और वही एनर्जी जब तुम उसको नीचे मारते हो, दैट एनर्जी वो लॉग ऑफ वुड को काटता है। सिंपल सा बात है। तुमने सपोज ये ढक्कन को एक सर्टेन हाइट पे रख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका हाइट ऊपर उठा, मतलब क्या है, मेरा जो बॉडी से एनर्जी था, कुछ एनर्जी क्या हुआ इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। अभी जब मैं इसको धक्का दूंगा, वो क्या होगा, नीचे गिरेगा, इट विल फॉल डाउन, राइट। तो ये फॉल डाउन क्यों होता है, बिकॉज द एनर्जी स्टोर्ड इन व्हाइल आई एम पुटिंग इट अपवर्ड, ठीक है, ऊपर में जब रखा उसमें एनर्जी स्टोर हुआ और वही एनर्जी फाइनली कन्वर्ट होकर वो नीचे गिरा, ठीक है। मतलब लॉग ऑफ वुड को जब तुम काटोगे तो वुड अगर मतलब वुड है, तुमने लॉग ऑफ वुड को x को अगर साइड में रख दिया तो वो काट पाएगा, मतलब वो हथौड़ा काट पाएगा क्या लॉग ऑफ वुड को, नहीं काट पाएगा। सो इफ यू वांट टू मेक इट इनटू इफ यू वांट टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, तो x को तुम्हें ऊपर लेके फिर ही ऐसे मारना पड़ेगा, तभी वो 2 टुकड़ों में बांटेगा लॉग ऑफ वुड, राइट। तो व्हाइल लिफ्टिंग इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट स्टोर्स सम एनर्जी, ठीक है। एनर्जी मतलब वर्क डन, तुम जो इसको किया काम, ये क्या है तुम्हारा वर्क डन है, और जितना वर्क डन किया तुमने वही एनर्जी के हिसाब में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ऐसे उठाया तुमने, फिर उसको मारा नीचे, तो व्हाइल पिकिंग इट अप इसमें एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है, और वही जब तुमने नीचे मारा तो वो वर्क डन की वजह से वो टूट गया, ठीक है। तो मैंने यही चीज लिखा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी is equal to amount of work it can do when energy is released। जब तुमने एनर्जी रिलीज कर दिया ऊपर से x को, तब वो क्या करेगा, उतना ही वर्क डन करेगा। अभी सोचो, अगर लॉग ऑफ वुड मोटा सा लॉग ऑफ वुड है, तो तुमने ज्यादा नहीं, ये लॉग ऑफ वुड है, तुम यहां से मारा तो ये जल्दी टूटेगा या ज्यादा ऊपर लेने से जल्दी टूटेगा, ज्यादा ऊपर लेने से, बिकॉज एज यू लिफ्टिंग अप तुम्हें स्टोर हो रहा है एनर्जी, तब जब रिलीज करोगे उसका एनर्जी ज्यादा होगा और वो टूट जाएगा, ठीक है। सो ये अगर समझ में नहीं आया मैंने बोलने मतलब मेरा बोलने का बात, तो पेज नंबर 136 में जो एनर्जी के नीचे पैराग्राफ है वो पढ़ लो, वही मैंने बोला, ठीक है। और
ये याद रखना, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद है ना, स्केलर क्वांटिटी मतलब इट हैज नो मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। और यूनिट ऑफ एनर्जी, अब तुम बोलोगे सर एनर्जी और वर्क डन तो सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम, बट जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा, राइट। तो इसका एनर्जी भी क्या है, जूल है। हम लोगों ने वर्क डन का भी एनर्जी कितना, ऐसा यूनिट क्या था, जूल ही था, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, जूल, रिप्रेजेंटेड बाय जी, ठीक है। तो क्या लिखा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, कितना एनर्जी लगेगा 1 जूल वर्क करने के लिए, वो होगा 1 जूल एनर्जी, ठीक है ना। 1 जूल एनर्जी मतलब क्या है, 1 जूल वर्क करने के लिए जितना एनर्जी चाहते हो वही 1 जूल एनर्जी, ठीक है। और किलो जूल में कभी कभी देता है, तो 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल, ठीक है। अच्छा, अभी एनर्जी का वेरियस फॉर्म्स हो सकता है, देखो पेज नंबर 137 पे देयर आर वेरियस फॉर्म्स, ऐसे तो 8 फॉर्म्स आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, न्यूक्लियर। ऐसे अगर मैं इसको मारता भी हूं ना, तो इसमें से जो आवाज आया या फिर मैं जो बोल रहा हूं वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट जो देख रहे हो वो भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन आउट ऑफ दिस एनर्जी फॉर्म्स हम लोगों को दो पढ़ना है इस बार, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों का अलग-अलग फार्मूला भी है, और ये जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है उसको टुगेदर हम लोग बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये याद रखना मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो अभी एक एक करके जानेंगे, पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे और सेकंड पोटेंशियल एनर्जी का करेंगे, क्लियर दिस मच, ओके। तो क्या काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल डेफिनेशन क्या है, एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में रहता है उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा उसको बोलेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऊपर फेंका, ओह माय गॉड, हां ये ऊपर फेंका मैंने, तो दैट इज आल्सो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसका मूवमेंट हुआ। कोई भी चीज अगर मूव करता है, सपोज एक मान लो फायरिंग किया, बुलेट से फायरिंग किया, तो बुलेट जो निकलता है पिस्तौल से वो भी क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। उसी एनर्जी की वजह से तो इंसान का डेथ होता है, बिकॉज दे कैन पेनिट्रेट थ्रू योर बॉडी, राइट। ये जो मेरे ऊपर फैन घूम रहा है या फिर तुम्हारे घर के ऊपर फैन जो घूम रहा है उसमें भी क्या है, मोशन में है, तो उसमें भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब ही है कि कोई भी चीज अगर मोशन में रहता है, द एनर्जी एसोसिएटेड टू ए बॉडी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पेज नंबर 138 में जाओ, तुमको मिलेगा, देखो ए ड्राइवर, a moving hammer moves into a nail into wood because of its kinetic energy। तुमने जब ऐसे हैमरिंग किया उसको, ठीक है, एक नेल को, वो जो अंदर घुसेगा, why? because of the effect of potential kinetic energy। kinetic energy है इसीलिए तो ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। In fact every object around us which possesses kinetic energy, in other words every एक ही बार, for example a runner has a kinetic energy, a running motorcycle has a kinetic energy। तुम बस में जाओ, गाड़ी में जाओ, जिसमें जाओ, पैदल जाओ, सब में क्या है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो when a moving body is brought to rest by opposing a force, the kinetic energy is lost। suppose kinetic energy तुमने जब ये जो घड़ी भी मूवमेंट कर रहा है ना, घड़ी का जो सेकंड का काटा है उसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। कोई भी चीज अगर मूवमेंट में रहे उसमें जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा उसको ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, उसको डिराइवेशन मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा डिराइवेशन एक साथ दिखाऊंगा। अभी के लिए याद रखना व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एनर्जी नीचे के लिखते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। ये है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो मैंने क्या बोला, वर्क डन जितना करोगे उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगा। अभी एनर्जी कौन सा टाइप का हो सकता है, वर्क डन। अगर तुम वर्क डन करते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है या फिर एनी अदर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो एनर्जी, अगर क्वेश्चन में पूछे फाइंड द वर्क डन ऑफ ए मूविंग बॉडी,
तो इनडायरेक्टली तुमको क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो उसमें से व्हाट डज m रिप्रेजेंट, m रिप्रेजेंट मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, और v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, मास और वेलोसिटी, ठीक है, और स्पीड ऑफ ए बॉडी। तो यहां से दो कंक्लूजन तुम देखो, काइनेटिक एनर्जी मतलब E के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि ये मास है और ये वेलोसिटी है। और बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, मतलब जितना मास ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, उसका काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। सपोज एक हाथी है, एक चींटी है, दोनों में से मास किसका ज्यादा है, हाथी का, तो हाथी का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा जब दोनों आगे बढ़ेगा, ठीक है। जब दोनों रेस लगाएंगे, जब मूवमेंट होगा उन दोनों में ही, तो मास हाथी का ज्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, ठीक है। और सेकंड है वेलोसिटी स्क्वायर। वेलोसिटी स्क्वायर मतलब अगर वेलोसिटी दो गुना बढ़ा दिया तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगा। व्हाई? क्योंकि 2 स्क्वायर इज 4। अगर वेलोसिटी एक कुछ था पहले, तुमने उसको 3 गुना बढ़ाया तो एनर्जी 3 स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सपोज दो सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो बॉल है, दो बॉल में वेलोसिटी एक में ज्यादा है, एक में वेलोसिटी कम है। ऑल्दो बॉल्स आर आइडेंटिकल, मास वगैरह सब सेम है, लेकिन उसका वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज तुमको दिमाग में रखना है, ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखना। ऑल्सो हाँ ये तो है, ठीक है। तो ये वाला चीज दिमाग में रख के हम लोग अभी न्यूमेरिकल में आते हैं। सैंपल प्रॉब्लम 1 हम लोग यही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हर जगह, ठीक है। देख पेज नंबर 140 निकालो, क्या बोला, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। तो गिवन क्या है, मास इक्वल्स टू 2 kg गिवन है, 2 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या दिया, 0.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो तुमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी E के क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ इंटू m क्या है, 2 इंटू 0.1 स्क्वायर, तो 2 चलो काटा गया। अच्छा, कोई भी एनर्जी हो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। तो इसको मैंने सेपरेटली और नहीं दिया कि ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। कोई भी एनर्जी हो ऐसा यूनिट जूल ही होगा, ठीक है। तो 0.1 मतलब 0.01 जूल, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, ओके। नेक्स्ट है देखो, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v and 3v रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो दोनों केस है, सैंपल प्रॉब्लम 2 में 2 केस है। फर्स्ट केस में तुमको क्या मिला, मास दोनों का सेम है, तो m1 m ले लिया हमने, पहला ऑब्जेक्ट का मास, और उसका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी v है, ठीक है, v है। और क्या बोला, और एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ke, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, उसको हम लोग मान लो E1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ओके। तो वो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। और सेकेंड केस में हमने क्या लिया, m2, ये मान लो v1 ले लिया, ठीक है। तो ये m1, अच्छा m1 मतलब मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मतलब मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, वो भी क्या है, m ही है, क्योंकि आइडेंटिकल बोला। लेकिन वेलोसिटी v2 क्या है तुम्हारा, 3v है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी या फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, ek2 इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हाफ इंटू, अच्छा ये m1 v1 स्क्वायर कर दो, तो हाफ इंटू m1 मतलब m है, v1 मतलब v है, तो v स्क्वायर। इसके लिए m2 क्या है, m है, इंटू v2 क्या है, 3v होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या बोला, इन दोनों का रेशियो निकालने के लिए, तो देयरफॉर रेशियो इक्वल्स टू क्या होगा, रेशियो इक्वल्स टू ये होगा ek1 by ek2,
EK1 मतलब हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, EK2 मतलब हाफ इंटू एम इंटू 3v होल स्क्वायर। तो हाफ हाफ चला जाएगा, mm चला जाएगा, तो रहेगा v स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर कितना है 9 और ये v स्क्वायर, तो v स्क्वायर भी चला गया, तो रहेगा 1:9। ठीक है, तो रेशियो मिल गया तुमको 1:9। क्लियर दिस मच? ओके, अभी देखो सैंपल प्रॉब्लम 3 जो है इसको अच्छे से समझो। ठीक है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने से कैसे डील करना है। देखो क्या है, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन ए बाइसाइकिल ऑफ मास 20 kg। ठीक है, तो बाइसाइकिल का मास क्या है 20 kg है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 20 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड। देखो साइकिल तुम चला रहे हो, एक खुद का एक स्पीड से चला रहे हो, जब तुमने देखा कि रास्ता खाली है तो तुम क्या करोगे और स्पीड बढ़ाओगे। तो इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड था, फाइनली स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो जो ये इंक्रीज हुआ स्पीड, उसमें कितना वर्क डन हो रहा है, समझ में आ रहा है बात? ये जो स्पीड इंक्रीज हुआ उसमें कितना वर्क डन हो रहा है, मतलब जितना स्पीड इंक्रीज करोगे, मतलब क्या है, ये मोशन में है, दैट मींस इनडायरेक्टली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इनिशियली कुछ एक काइनेटिक एनर्जी था, फाइनली कुछ एक काइनेटिक एनर्जी है, तो कितना इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी वही निकालने दिया। मतलब इनिशियल वर्क डन माइनस फाइनल, मतलब फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन करने से तुमको निकल जाएगा। ठीक है ना, जब भी देखना क्वेश्चंस में वर्क डन निकालने दिया और वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बिकॉज़ वी नो काइनेटिक एनर्जी मतलब ही क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो m है 20 kg, तो इसका केस 1 लिख लेते हैं, केस 1, और उसका पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं या फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब EK1 इक्वल्स टू हाफ mv1 स्क्वायर, पहला केस, तो हाफ इंटू m कितना है 20 इंटू v1 कितना है 2 स्क्वायर, तो ये 2 10 का, तो 10 इंटू 2 टू द 4 मतलब 40 जूल हो गया पहले का काइनेटिक एनर्जी। अभी उसने स्पीड इंक्रीज करके कितना कर दिया केस 2 में। देखो अगर स्पीड इंक्रीज होता है तो मास तो कोई चेंज नहीं होगा, मास 20 kg ही होगा, लेकिन स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगा फिर 5 मीटर पर सेकंड होगा, राइट? वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग। फाइनल काइनेटिक एनर्जी EK2 वो हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू v2 स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू m मतलब कितना है 20 इंटू v2 कितना है 5 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 2 10 जा 20, तो 10 इंटू 25, 5 5 जा 25, तो 250 जूल। देखो कि क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मच वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड। मतलब देयरफॉर वर्क डन क्या होगा, जितना एनर्जी कंज्यूम होता है उतना ही वर्क डन होता है। मैंने पहले भी बोला ये बात। तो पहले सोचो कि 40 जूल में था जब उसका स्पीड कम था, लेकिन जब स्पीड बढ़ाया तो वो 250 जूल हो गया। मतलब कितना बढ़ा, 40 से 250 कितना बढ़ा, मतलब अगर 10 से 30 हुआ मतलब कितना बढ़ा 20 बढ़ा। तो 20 कैसे निकाला, 30 माइनस 10 करके 20 निकाला। तो ये फाइनल है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करने से ही हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज मतलब कितना हुआ, इनिशियली फाइनली 250 माइनस 40, ठीक है, मतलब 210 जूल इज योर आंसर। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्वेश्चन वर्क डन में बोला, मतलब क्या है अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी को निकालना। ठीक है, ये मार्क दिमाग में घुसा। नाउ कमिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने क्या बोला कि जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा उसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अगर मैं स्टेशनरी बैठा रहूं तो मुझ में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो ये मान लो ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर रखा किसी एक हाइट पे,
मतलब एज द हाइट इंक्रीजेस उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मैंने पहले भी शायद बोला था वीडियो में कि सपोज अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ अभी, तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैं जब बैठा हूँ या फिर खड़ा हूँ, आई एम नॉट इन मोशन, दैट मीन्स आई पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मेरे ऊपर में जो है या फिर थर्ड फ्लोर में जो है उसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, बिकॉज ग्राउंड लेवल से उसका हाइट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका हाइट ज्यादा होगा उसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तुम सोचो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से जब नीचे गिरेगा, ठीक है, सपोज मैंने इसको ऊपर से नीचे फेंका, तो वो क्या होगा, नीचे आएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होने के लिए उसमें कुछ एनर्जी रहना भी तो है ना। जब तक कोई चीज ऊपर नहीं उठाओगे वो तो नीचे नहीं आएगा। सो सपोज ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर, तुम अगर फर्स्ट फ्लोर से कूदोगे तो तुमको दुख ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, राइट। लेकिन अगर थर्ड फ्लोर से जंप करोगे तो क्या होगा, दुख ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज एज यू आर मूविंग अपवर्ड, ऊपर जब जाते हो तुम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। और तब क्या होगा, ऊपर से जब नीचे फेंकोगे कोई भी चीज को, वही पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होकर नीचे गिरेगी। समझ में आ रहा है बात? सपोज एक ब्रिक ऑफ वुड है, ब्रिक ऑफ वुड, हाँ ब्रिक है, ब्रिक को तुमने घर का जो कोई एक अपर सरफेस में रखा। सो जब तुमने ये सपोज अपर सरफेस है, ये अगर ब्रिक है, तो तुमने जब यहाँ पे रखा, दैट मीन्स व्हाट, ऊपर उठाया, दैट मीन्स इट इज स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी एज यू आर इंक्रीजिंग द हाइट। ठीक है, अभी जब ऊपर से वो नीचे गिरेगा ऐसे, तो जो नीचे गिरेगा दैट मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब ऊपर से नीचे आएगा उसमें क्या आता है, मोशन में आने से ही काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से, ये जो पोटेंशियल एनर्जी हिसाब से स्टोर था वही उसने कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, कोई भी चीज, एक ब्रिक को ऊपर लाया, तुमने हवा दिया, बहुत जोर से हवा आया और वो नीचे गिर गया। वो नीचे कैसे गिरा, काइनेटिक एनर्जी आया कहाँ से उसमें, क्योंकि तुमने जो उसको ऊपर उठाया था, तुम्हारा बॉडी से एनर्जी क्या हो गया, उसमें स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही नीचे आने से वो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, हम लोगों का घर का जो पानी है, उसका जो टैंक है, वो जो टैंक कहाँ पे रहता है, छत पे या अंडरग्राउंड? ऑब्वियसली छत पे। छत पे रहने का फायदा क्या है, छत पे रहने से उसमें जितना हाइट बढ़ेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, पानी का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। जब तुम टैप ऑन किया तो पानी कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, दैट मींस व्हाट, वो स्टोर हुआ था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएगा पानी का जो फ्लो है वो क्या है, अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वी गेट द वाटर। ठीक है, यही इसी फंडा है कि जब जितना हाइट कम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, जितना हाइट बढ़ेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज, अगर तुमने एक सिंपल सा बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, हम लोगों को एक है ना टॉयज जो मिलता है, जो चाबी घुराने के बाद अगर चाबी हटा दो तो वो धीरे धीरे आगे जाता है। तुम जब चाबी घुमा रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, योर मसल इज गिविंग पोटेंशियल एनर्जी in the toy, and when you remove that, that means that potential energy is converted into kinetic energy, और तभी वो आगे जाएगा। या फिर कोई कार ऐसा है ना, जब तुम पीछे ले आते हो कार को, फिर छोड़ते हो तो कार आगे जाता है। सो जब तुम पीछे ले आते हो क्या हो रहा है, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो रहा है उसमें। जब तुम छोड़ते हो वो काइनेटिक एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर वो आगे चला जाता है, राइट। या फिर जो गुल्टीस है ना, गुल्टीस क्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटापुल्ट। ठीक है, वो जो कौवा मारने के लिए यूज होता है, एक ऐसा वाई शेप का रहता है, इसमें एक रबर लगा हुआ होता है, उसमें से अगर तुमने पत्थर एक लेके, पेबल एक लेके ऐसे खींच के मारा तो वो बहुत दूर तक जाता है। तो तुम जब उसको खींचोगे तभी वो आगे जाएगा, जितना ज्यादा पुल करोगे उसको उतना दूर वो जाएगा। मतलब व्हाइल डूइंग दैट, वो क्या हो रहा है, वो रबर बैंड या फिर पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। जब भी उसको छोड़ा तुमने, that potential energy will be converted into kinetic energy and it will move further। ठीक है, तो जो स्टोर करोगे वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और जो मूवमेंट में यूज होगा दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। तो एक चीज यहाँ समझ में आ रहा है कि इंटरचेंजेबल है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैन बी आल्सो कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैसे तो डेफिनेशन
वो देख, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिखो पेज नंबर 143 में, देखो मिलेगा क्या है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। पोजीशन या फिर चेंज इन शेप में जो यूज होता है वही होता है अल्टीमेटली उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन अबव द ग्राउंड इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो मैंने बोला, फर्स्ट फ्लोर में हूँ, सेकंड फ्लोर में कोई है, थर्ड फ्लोर में कोई है, तो थर्ड फ्लोर वाला का सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वो क्या पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो नॉर्मली हम लोग शेप चेंज का बात किया या फिर चाबी का जो बात किया वो है नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब हाइट से रिलेटेड बात आएगा तो वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और उसको हमेशा हम लोग कभी कभार इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली वो सब सेम चीज है पोटेंशियल एनर्जी। अभी के लिए जैसे ये याद रखो। ठीक है, वो जो आर्चरी जो खेलते हैं ना, धनुषबाज, वो भी सेम काम करता है। जब धनुष को ऐसे पकड़ता है, खींचता है, दैट मींस व्हाट? इट इज स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी। जब वो छोड़ेगा वो सामने जाएगा, मतलब इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, ठीक है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, PE पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, E और नीचे लिखोगे P माने एनर्जी पोटेंशियल इक्वल्स टू mgh। ये है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मतलब सपोज ये एक बॉडी है, तुमने ये बॉडी को ग्राउंड से इतना हाइट तक उठाया ऊपर, ठीक है, और ये बॉडी का खुद का मास कितना है? m है, और ये g मतलब तो पता ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मतलब हाइट जितना बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। अभी एक चीज मैंने उस दिन भी बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी तुम ऐसे जाते हो, सपोज ऐसे 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 रीच किया ये पॉइंट, और मैंने यहाँ से सेम लेवल है, तुमने ऐसे रीच किया और मैंने ऐसे रीच किया, मतलब मैं सीढ़ी से जाऊँ थर्ड फ्लोर या फिर लिफ्ट से जाऊँ थर्ड फ्लोर, मुझमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, सिर्फ हाइट के ऊपर ही वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा। अगर सेम पॉइंट पे रीच किया है तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, और यहाँ से m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दो, और हाइट मतलब h मतलब हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो दो फॉर्मूला अभी से याद रखना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब तुम स्टेशनरी हो, बैठे हो, तब तुम में जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। और तुम जब चलना स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आता है, तब देन वी कॉल इट एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द सेम वे काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एनर्जी का कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ लिया इतना तक? दोनों का ही ऐसा यूनिट कितना होगा? जूल होगा। ओके, तो देखो सैंपल प्रॉब्लम पेज नंबर 144 में तुमको मिलेगा। 144 पेज नंबर में सैंपल प्रॉब्लम 1 देखो क्या है, एकदम सिंपल। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, what will be the potential energy of a body of mass 1 kg kept at a height of 5 meter? तो मास दे दिया है 1 kg, हाइट दे दिया है कितना? 5 मीटर। ठीक है, सब कुछ तो गिवन है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। तो m है 1, g है 10 और h है 5, मतलब 50 जूल इज योर आंसर। ठीक है, ये तो खैर इजी था क्वेश्चन। नंबर 2 देखो क्या बोला, a bag of wheat weighs 200 kg। तो मास दिया है। ठीक है, सैंपल प्रॉब्लम 2 में व्हाट इज गिवन? मास इज गिवन एज 200 kg। ओके, to what height should it be raised so that its potential energy is 9800 joule? अभी पोटेंशियल एनर्जी EP तुमको पता है 9800 जूल। ठीक है,
और ग्रेविटेशन मतलब जी का भी वैल्यू ब्रैकेट में दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुमको निकालना है हाइट, टू व्हाट हाइट इट मस्ट रीच। फॉर्मूला यही लगाओ, पोटेंशियल एनर्जी पता है, मास पता है, ग्रेविटेशन पता है, एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी पता है, इन तीनों लगाओ फॉर्मूला से। तो वहाँ पे अननोन क्या है, सिर्फ h, मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करके नीचे लेके आना, तुमको h मिल जाएगा। मैं ये करके नहीं दूंगा, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। डिराइवेशन दोनों का ही मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। और जो इसका आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, ऑफ कोर्स ये पता ही है तुमको, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी विल डिस्कस नहीं, अभी होमवर्क का टाइम, डिस्कशन टाइम इज ओवर। चलो इतना तक तो उठा लिया है तुमने, आज बहुत कुछ बोला मैंने, आई होप सब लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। तो लास्ट क्लास में तो होमवर्क कम दिया था, बहुत, ये दिया ही नहीं था शायद, तो आज थोड़ा ज़्यादा होगा होमवर्क। तो पेज नंबर 145 निकालो, पेज 145 में से क्वेश्चन नंबर 14, फिर आएगा 16 से लेके 20 तक, ठीक है, 16 से लेके 20 तक। पेज घुमाओ, यहाँ से तो मिलेगा तुमको बहुत सारा, 30 से स्टार्ट होके 30 से तुमको मिलेगा 41, 42, 43 तक, ठीक है। और यहाँ पे है 47 और 49, 47, 48, 49, 47, 48, 49, ये तीन तो है ही। और 51, इसमें से शायद तुम लोगों ने किया है बहुत कुछ, तो वो स्किप कर लेना। और 53 का बी करना, 53 का बी करना, 54 का बी करना, 57 का सी, ठीक है, 58 का बी करना, ये शायद किया था एक बार, अगर किया है तो नहीं चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू करना, ठीक है, ज्यादा होमवर्क नहीं दिया, कम ही दिया है। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना यार, मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।